समझ नहीं आ रहा है संस्कृत पढ़ना कहाँ से शुरू करें, संस्कृत बहुत टफ लग रही है, इट इज़ बिग टफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ प्रिश्मिता, परस्यूइंग बीएमएस। हमारे साथ भी फर्स्ट क्रॉप में यही हाल था। हमने भी शुरू के 3-4 महीना ही सही से संस्कृत पढ़ी होगी, फिर प्रोफेसर ही नहीं थी हमारे पास। तो यही होता है, संस्कृत खुद से ही पढ़ना पड़ता है। बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू टैकल विद इट। अब ये वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है? तो हमारी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि उसने हमारी शीट्स चेक करने में इतना टाइम लगा दिया, इतनी मेहनत से चेक करी है कि अब जाके उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो अब हमारा रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो को बिना रिजल्ट के बनाना सही नहीं था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर कर क्या रिजल्ट आ सकता है। तो अब मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि कैसे आप संस्कृत में 70% या A ग्रेड ला सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए। जो जो बताते जाऊँ उसे नोट करते जाए कि कितना कहाँ से कैसे पढ़ना है। बिना नोट किए इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए नोट जरूर कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप संस्कृत का सिलेबस पहले डाउनलोड कर लीजिए, जो कि NCIS ने बताया है। अब आप उस सिलेबस को देखेंगे तो आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा संस्कृत का पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। दोनों 100 मार्क्स के होंगे। तो हम पहले बात करते हैं पेपर 1 की। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल की बात नहीं करेंगे, उसमें आपको अलग से पास होना होता है। अभी हम थ्योरी की बात करेंगे। तो जो पेपर 1 है उसका जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से पढ़ें। तो पहला देखिए, जो फर्स्ट पेपर है ना, पेपर 1 जो है वो पूरा डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, और पेपर 2 डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। पहला पार्ट है वो है संज्ञा, उपसर्ग, अवयव, संस्कृत वर्ण परिचय। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिसको केवल आपको याद करना है, और जब आपको अच्छे से याद हो जाए लिख लिख कर याद करें। इसके नोट्स कहीं से भी ले लें आप चाहे आप अपने सीनियर से ले लें, या फिर यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ हैं वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, या फिर उससे ले लीजिए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताया आपको, संज्ञा, उपसर्ग, अवयव और संस्कृत वर्ण परिचय। संस्कृत वर्ण परिचय में ही आपके महेश्वर सूत्र आ जाएंगे, उच्चारण स्थान आ जाएंगे। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से याद करने हैं, ये याद करने वाले टॉपिक्स हो गए। अब कुछ टॉपिक्स आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आप उसको कर पाएंगे। वो कौन से हैं? कारक, संधि, समास, प्रत्यय और विशेषण विशेष्य। अब आपको ये टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से हैं? क्योंकि बिना पढ़े आपसे ये टॉपिक्स एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। तो मैंने अपने टाइम में इसको आयुर्वेद ऑनलाइन कोर्स, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। इनफैक्ट इन्होंने नोट्स भी प्रोवाइड किए थे इनकी वीडियोस में। इसमें एक मैम पढ़ाती हैं, उन्होंने वीडियोस में अपनी नोट्स भी प्रोवाइड किए और समझा रही हैं बाकायदा कि कारक में एक एक चीज़ क्या होती है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, इनकी प्लेलिस्ट देखिए, और ये टॉपिक्स जब तक आपको समझ नहीं आएंगे उसके बाद इनके नोट्स बनाएं, इनको याद करें इन टॉपिक्स को। अब तीसरा हिस्सा जो है वो है शब्द रूप। अब सिलेबस में आप देखोगे शब्द रूप बहुत सारे हैं। अब सारे तो याद होंगे नहीं, और मैंने भी सारे याद नहीं किए थे। पर जब आप देखोगे सिलेबस को शब्द रूप में, तो उसमें अकारांत, इकारांत, ऐसे हर एक वर्ण के शब्द रूप हैं। तो आप उसमें से एक एक याद कर सकते हैं, या शुरू के कुछ याद कर सकते हैं जो मैंने याद किए थे। जैसे पुल्लिंग में मैंने राम, मुनि, गुरु और पितृ, इसका याद किया था। स्त्री में जो कला लिखा होगा, मैंने रमा का याद किया था। रमा और कला मैच करता है सिलेबस से, तो इसलिए रमा का मति और नदी का रूप याद कर लीजिए। नपुंसक लिंग में पुस्तक का रूप याद किया था। सिलेबस में पुस्तक नहीं लिखा है, पर पुस्तक का काफ़ी मैच कर जाता है। शब्द रूप ऐसी चीज़ है ना कि आप जैसे राम का शब्द रूप याद करेंगे, तो अगर एग्जाम में आ गया बात का शब्द रूप लिखो, बात, आपने राम का याद किया है तो आप बात का लिख पाएंगे, मैच कर पाएंगे ना कि राम का शब्द रूप जैसा है वैसे ही बात का चलेगा, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, बाकी शब्द रूप में सर्वनाम में भी याद करना है आपको। सर्वनाम में आपको अश्मद, युष्मद और इदम का मैंने याद किया था, और एग्जाम में भी हमारे युष्मद का आया था, तो वो आप इनको याद कर लीजिए। शब्द रूप में राम, मुनि, गुरु, पितरी, रमा, मति, नदी, पुस्तक, अश्मद, युष्मद और इदम, ये शब्द रूप हैं। तो इनको तो आपको याद करना ही है। अब जब सिलेबस देखोगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द रूप हैं, सारे तो याद होंगे नहीं। चौथा जो है वो है धातु रूप। अब धातु रूप में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है परस्मैपदी और एक होता है आत्मनेपदी। आप दोनों का कोई एक एक याद कर लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वो किसी भी चीज़ का पूछ सकता है। एक बार आप सिलेबस जरूर जब पढ़ें धातु रूप का, तो धातु रूप में आप ये जरूर याद करें कि हम कौन से शब्द को कैसे लिखते हैं। जैसे करना, हिंदी का वर्ड है करना, तो उसे संस्कृत में क्री लिखते हैं, का उसके नीचे रा, क्री लिखते हैं। तो मैंने यही याद किया था परस्मैपदी का। अब क्री का आपको क्या क्या याद करना है?
लट लकार, लिट लकार, लंग, विधिलिंग और लोट लकार। ये 5 चीजें हैं धातु रूप में जो आपको परस्मैपदी में क्री का याद करना है, और आत्मनेपदी में सेव धातु का याद कर लीजिए, यानी कि सेवा करना। अब ये 2 अलग अलग चीजें हैं, और ये भी याद कर लीजिएगा कि आत्मनेपदी में कितने आते हैं और परस्मैपदी में कितने आते हैं। अब एग्जाम में कोई भी आ जाए, अगर आपने एक एक याद कर रखा है तो आपको बनाना आ जाएगा कि मैंने क्री याद किया है, तो परस्मैपदी का बाकी कोई भी आ जाए धातु रूप लिखने को तो वो मुझे याद हो जाएगा क्री से, मैं उसे मैच कर लूंगी। और ऐसे ही आत्मनेपदी में जैसे सेव वगैरह मैंने याद किया, आत्मनेपदी का कोई भी पूछ लिया जाए तो मुझे सेव से याद रहेगा। अब पेपर 1 के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं या एक फॉर्मेट क्या रहता है पेपर 1 का, तो ये हमारे यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके 20 MCQs आते हैं। अब MCQs मैक्सिमम कहाँ से आते हैं, तो जो आपका संस्कृत वर्ण परिचय है ना, जिसमें महेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, उससे मैक्सिमम आपसे MCQ में पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमसे पूछा गया था कि आचार्य पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, तो ये आप महेश्वर सूत्र में ही पढ़ लेते हो। और भी शल्य प्रत्याहार के बारे में पूछा था। और उसके बाद आता है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 21 से 28, मतलब 20 तो आपके MCQs हो गए। अब 21 से 28 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। जैसे हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित उपसर्गों का अर्थ लिखकर शब्द निर्माण कीजिए, तो आपको कुछ उपसर्ग दे दिए जाएंगे, अब आपको उनका अर्थ लिखना है और उनसे शब्द बनाना है। 22वें क्वेश्चन में जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में अवयवों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अवयव आपको फिलअप्स दे दिए जाएंगे, आपको अवयव उसमें भरने हैं। होता है जब हम संस्कृत याद करते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो अब उपसर्ग का, अवयव का, इससे वाक्य बनाने को आ सकता है, आपको इनके अर्थ पता होने चाहिए। क्लास में जो है वो 4 आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन किससे आते हैं, तो वो कारक से आ सकते हैं, और संधि से, समास से, और शब्द रूप से। तभी मैंने बोला कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं। संधि, समास, कारक और शब्द रूप, ये पूछे जाते हैं आपसे लॉन्ग में। अच्छा, हम बात कर रहे थे बुक्स की कि कौन सी बुक से आप फॉलो कर सकते हो कि संस्कृत को आपको, तो चौखंबा पब्लिकेशन की बुक आती है संस्कृत सुधा, उससे मैंने पढ़ा था, और बट उसमें मुझे काफ़ी मिस्टेक्स दिखी थी। पर अगर आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है बिना मिस्टेक की बुक का, वैसे उसमें नोट्स आपको सारे बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर भी अच्छे से पढ़ना है तो लघु सिद्धांत कॉमेडी से पढ़ना है। और मैंने एक वीडियो भी डाली है उसमें फर्स्ट ऑफ की बुक्स में, तो उसमें भी मैंने संस्कृत की यही बुक बताई है, क्योंकि संस्कृत सुधा जो है उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है। तो लघु सिद्धांत कॉमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको फर्स्ट पेपर 1 की तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स को डिवाइड करते हैं पहले 80 और 20 मार्क्स में, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद इतिहास की, जो कि 20 मार्क्स का आएगा। अब ये MCQ फॉर्म में आएगा, तो आपको आयुर्वेद इतिहास रीड लगाना है और कुछ चीज़ें इसकी याद रखनी है, क्योंकि आप इसको MCQ फॉर्म में दोगे। अब इसमें जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको इसमें ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें जो याद करनी है वो है आपको इतिहास शब्द की निरुक्ति, इतिहास शब्द का जो नोट्स हैं वो याद कर लीजिए, एंसिएशन के बारे में जो डेट्स हैं वो याद कीजिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, स्थानों के नाम, कितने स्थान हैं, कितने चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स, वो सब याद कीजिए। अब बात करते हैं 80 मार्क्स की। 80 मार्क्स में जो संस्कृत वाला पोर्शन है उसको, तो उसमें हम उसको भी डिवाइड करेंगे पहले पंचतंत्र में। अब पंचतंत्र की एक बुक आती है, उसमें हमारे सिलेबस में जो है वो अपरीक्षित कार्यक्रम के 5 चैप्टर्स हैं। तो वो 5 चैप्टर्स जो हैं उनको आपको एक बार रीड मारनी पड़ेगी उस बुक से, एक बार उस कहानियों को अच्छे से समझ लीजिए कि कहानी में क्या था। एक बार आप सुनेंगे या कहीं से पढ़ेंगे तो कहानी तो समझ आ जाएगी। बात आती है कि लिखने की, क्योंकि सेकंड पेपर राइटिंग स्किल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे पंचतंत्र की कहानी, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका इसका पंचतंत्र में। अब आपको इसको लिखना कैसे है, तो उसके लिए फिर से कोई चैनल या कोई नोट्स किसी के आप देख सकते हो। जो मैंने देखा था मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर, इनका चैनल है, इनके चैनल पे एक वीडियो है कि हाउ टू राइट द पंचतंत्र स्टोरीज इन एग्जाम, तो वो वीडियो देख लीजिए आप। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे आपको 10 मार्क्स की स्टोरी लिख के आनी है। उसमें केवल आपको स्टोरी ही नहीं कि हम आपने शुरू करिए लिखते गए, पॉइंट वाइज लिखना है कि पहले आपने शीर्षक लिखा, फिर आपने स्टोरी शुरू करी, बीच में स्टोरी के एक श्लोक, क्योंकि स्टोरीज में श्लोक भी दे रखे हैं, अगर आपको याद है तो वो लिख दो, बेस्ट है, आपको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आप श्लोक लिखोगे तो।
फिर लास्ट में उसमें ये भी लिखो संदर्भ क्या है उसका, कौन से चैप्टर से वो पूछी गई है। शुरू में हम लिखते हैं ना शीर्षक के नीचे की एक इंट्रो लिखते हैं। अब तो काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे अब याद नहीं है, बट उसमें पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से बताया गया था कि पहले आपकी पॉइंट वाइज आपको कैसे कैसे लिखना है। तीसरा पार्ट में है निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा। अब ये वाला पोर्शन एकदम याद करने वाली चीज़ है, या तो आप इसे संस्कृत सुधा से पढ़ें, निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा, या आप इसके कहीं से भी नोट्स ले लीजिए। तो ये 15 मार्क्स की है और परिभाषा जो है वो 20 मार्क्स की है, तो ये काफ़ी मैटर करता है। ये केवल याद करने की चीज़ है। अब फर्स्ट ऑफ में क्या है, परिभाषा थोड़ी आसानी से हो जाती है क्योंकि आप क्रिया शारीर और रचना शारीर में भी सेम चीज़ें याद करते हो। परिभाषा जब आप देखोगे तो धातुओं की परिभाषा पूछी है, तो आप धातुओं की परिभाषा तो आपने रचना शारीर में याद की होगी, तो वो आप सेम संस्कृत में लिख सकते हो। निरुक्ति और पर्याय जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने क्रिया शारीर और रचना शारीर दोनों में याद कर रखी हैं, तो ये याद करने वाली चीज़ें आपकी निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा। अब आता है वाच्य का पार्ट। तो वाच्य का पार्ट मैंने यूट्यूब चैनल से कैलाश शर्मा की एक वीडियो थी उनकी 18 मिनट्स की वाच्य पे, एनिमेटेड वीडियो थी उनकी, तो उससे आप नोट्स बना लीजिए और उसी में उन्होंने वाच्य परिवर्तन करना सिखा दिया था। एग्जाम में वाच्य परिवर्तन के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक दे दिया होगा, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा दूसरे में। ठीक, नेक्स्ट अब सबसे मेन पेपर 2 का सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है, अभी तक हमने सारी चीज़ें करी पेपर 2 में, अन्वय लेखन। अन्वय लेखन एक ऐसी चीज़ है कि क्योंकि सिलेबस में अन्वय लेखन के बहुत सारे चीज़ों से आपको आ सकता है कि उसमें आप सिलेबस में देखोगे तो अष्टांग हृदय के शुरू के 3 चैप्टर्स और जो बाद के चैप्टर्स हैं 11वां 12वां 13वां 14वां, तो इनसे आपसे अन्वय पूछा जा सकता है। और वैदिक के सुभाषित साहित्य, इनसे भी आपके 20 चैप्टर से श्लोक पूछे जाते हैं। तो अब मैंने इसको याद किया, देखो अष्टांग हृदय तो आप पढ़ते ही हो फर्स्ट प्रॉफ में, तो अष्टांग से अगर कोई श्लोक आता है तो मुझे डिफरेंस पता होगा कि हाँ ये श्लोक अष्टांग से आया है। लेकिन वैदिक के सुभाषित जो पुस्तक है उसको जब तक क्लास में ना पढ़ाया जाए या आप उसे रेगुलर बेस पे ना पढ़ो तो नहीं पता चलेगा कि हाँ ये श्लोक वहाँ से आया है। तो इसलिए आप या तो एक बार उस बुक को रीड मार लीजिए जो भी उसके श्लोक दे रखे हैं, नहीं तो अगर नहीं मार पाते हो, क्योंकि ऑनेस्टली नहीं कर पाते हैं उसके, मतलब वो बुक नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। लास्ट में मैंने उसे पढ़ा था, आपने जब एकदम यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गया था तो जो बीच में गैप मिलता है मैंने उसी में उस बुक को रीड मारा था। तो करना कैसे आप, तो अन्वय में क्या होता है, जब भी अन्वय का आपको क्वेश्चन आएगा कभी ऐसे नहीं आएगा कि सीधे अन्वय लिखो। अन्वय लिखने का एक तरीका होता है। अन्वय लिखते समय आपको अन्वय में 5 चीज़ें तो लिखनी होती हैं। पहले अन्वय का आपको परिविच्छेद करना होता है, फिर विग्रह, अन्वय, वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ। तो जब भी कोई अन्वय का क्वेश्चन आए और आपको नहीं समझ आ रहा कि ये श्लोक कहाँ से दे रखा है, तो आप उसका केवल एक चीज़ मिस करोगे कि रेफरेंस कहाँ से, मतलब रेफरेंस क्या है श्लोक का नहीं पता, पर बाकी चीज़ तो आप लिख दोगे। तो अन्वय वहाँ स्कोरिंग हो जाता है कि अगर अन्वय आपसे 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा है तो आपको उसमें एटलीस्ट 4 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप रेफरेंस ही तो भूलोगे। तो अगर आप वो बुक नहीं पढ़ पाते हो वैदिक वाली, वैदिक के सुभाषित साहित्य नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस तरीके से अन्वय कर सकते हैं। अब अन्वय करना कैसे, तो वो मैंने एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उससे आप उसके नोट्स बना लीजिए, और वो समझा भी रही हैं बहुत अच्छे से। आयुर्वेद ऑनलाइन कोर्स, इनका जो चैनल है मैम यही, और इसी चैनल को मैंने आपको बताया था पेपर 1 के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। इसी एक बार हम पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी में आया था। तो पहले तो वही होगा, आपके शुरू के 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, तो ये पूरा एमसीक्यू हो जाएगा। 21 से 28 5-5 मार्क्स के 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा था राइट अन्वय और पदच्छेद अन्वय साहित्य लिखिए, तो आपको उसमें अन्वय लिखना है और पदच्छेद लिखना है, फिर अन्वय लिखना है, फिर भावार्थ लिखना है, फिर दोबारा अन्वय लिखना है, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। फिर हमसे वाच्य परिवर्तन पूछा था, तो वही वाच्य परिवर्तन, फिर परिभाषा पूछी, फिर निरुक्ति पर्याय पूछे, फिर आया संस्कृत अनुवाद। ठीक, संस्कृत अनुवाद पूछा, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया। संस्कृत अनुवाद जो है ना वो आप जब कारक पढ़ेंगे ना, ये पेपर 1 का जो पार्ट है कारक, जब वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं। और देन फिर लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे लोभा विशिष्ट चक्रधर की कथा पूछी थी। उसके बाद फिर क्वेश्चन आए थे कुछ 4 मार्क्स के, फिर निरुक्ति पर्याय दोबारा पूछे गए थे, फिर 10 मार्क्स में टिप्पणी लिखने के लिए आई थी कि विरुद्धाहार पे और चिकित्सा महत्व पे आपको टिप्पणी लिखनी थी। और लास्ट में फिर से अन्वय का एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, जिसमें आपको अन्वय की सारी चीज़ें लिखनी थी। तो पेपर 1 में आप अच्छे से याद कीजिए, लिख के याद कीजिए, प्रैक्टिस बनाइए, PYQ सॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपको संस्कृत के मिल जाएं वो आप उसे सॉल्व कीजिए, एंड डोंट फील शेम कि आपको संस्कृत बहुत टफ लग रही है। मेरी भी बहुत मिस्टेक्स होती थी मात्राओं की, मैंने भी बहुत लिख के सीखा है संस्कृत में, और संस्कृत नहीं लगता इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बाकी आप क्रिया शारीर और रचना शारीर भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो संस्कृत हैवी हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, संस्कृत आप इतना अगर कर लेंगे तो संस्कृत में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।